हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम रोज लेके आते हैं करंट अफेयर्स और वो करंट अफेयर्स जो यूपीएससी के साथ-साथ स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इस चैनल पर आपको इतना ही नहीं बल्कि वीडियो के साथ-साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। खास तौर पे ये पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी में भी मिलता है और इंग्लिश में भी ये पीडीएफ मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पर 5 एमसीक्यूज़ भी मिलते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। साथ ही 2 मेंस के क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो आज के जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ-कहाँ से कवर किए गए हैं, क्या-क्या स्रोत हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो प्रीलिम संबंधी आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करें। जो पहला आर्टिकल है बात करता है एप्पल की साझेदार कंपनी हॉन हाई ने भारत में $1.5 अरब का निवेश किया है। तो भारत में अगर आपको पता होना चाहिए कि 3 साल से लेकर जब से पीएलआई स्कीम आई और एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो जो फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उससे संबंधित जो आंकड़े हैं, इकोनॉमिक्स टाइम्स में आए थे, वो यहाँ पे हम देखेंगे। दूसरा आर्टिकल बात करेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में, जिसे शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अभी स्टार्ट किया है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में कौन-कौन से इनोवेशन या साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक पद्धतियाँ चालू की जा रही हैं, उन्हें भी यहाँ पर देखेंगे। तीसरा आर्टिकल बात करेगा भारत, तुर्की, अज़रबैजान के बीच जो रिलेशन है, को रिव्यू करने संबंधी कि इनके बीच क्या संबंध है, इकोनॉमिक या आर्थिक संबंध कैसे हैं और इन सारी बातों को हम देखेंगे। द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसे देखेंगे। चौथा आर्टिकल बात करेगा नवाचार के भंडार की आवश्यकता, इनोवेशन से रिलेटेड आर्टिकल है एक इंडियन एक्सप्रेस में हम देखेंगे। पाँचवाँ आर्टिकल बात करेगा इन्फ्लेशन संबंधी महँगाई, ये आरबीआई का जो रेट कटौती है या कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन इनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। जो छठा आर्टिकल है बात करेगा संकट घड़ी में द्विदलीय सहयोग अर्थात जो अलग-अलग पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो जब समस्या आती है तो सभी एकजुट खड़े हो जाते हैं और एक देश के लिए एक आवाज़ बन जाते हैं। उस संबंधित आर्टिकल द हिंदू में आया था, उसे यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान ने परमाणु संकेत नहीं दिए, इसका मतलब कि जब ये भारत और पाकिस्तान के बीच फसल चल रही थी और ये संघर्ष चल रहा था, तो ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध या न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी भारत को। ऐसा जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, विदेश सचिव उन्होंने क्लियर किया है अभी। और मुख्य परीक्षा संबंधी आर्टिकल ओबेसिटी या मोटापे की समस्या जो भारत में बढ़ रही है खास तौर पे बच्चों में और एडल्ट्स में। दूसरा खाड़ी क्षेत्र के 2 यात्राओं की कहानी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा-सा है देखेंगे हम यहाँ पर। साथ ही पंचायत स्तर पर सूक्ष्म जानकारी समझ प पंचायती राज के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं आर्टिकल की। पहला आर्टिकल क्या बात कर रहा है? पहला आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि भारत में एप्पल की जो साझेदारी कंपनी है, हॉन हाई ने उसने $1.5 बिलियन का निवेश किया। बेसिकली ये बात कर रहा है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसके लिए एक सेपरेट एक कंपनी फॉक्सकॉन जिसे बोला जाता है, वो यहाँ पर $1.5 बिलियन निवेश कर रही है एंड और यहाँ पे बेसिकली पर्पज़ ये है कि जो देश आज की डेट में चाइना प्लस वन की रणनीति बना के चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना के चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, चाइना में उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑलरेडी वहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन वो एक और देश में क्या कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे कभी भी चाइना से रिलेशन खराब होते हैं, खासतौर पे यूएस व चाइना के बीच जिस तरह संबंध है उनको देखते हुए, तो कम से कम एक देश है जहाँ पे प्रोडक्शन का काम चलता रहे। इस संबंध में अगर आप देखेंगे 2021 से भारत में जो आईफ़ोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो स्टार्ट हुई थी और 2021 में भारत में 1% जो टोटल आईफ़ोन का 1% है वो इंडिया में या भारत में बन रहा था। लेकिन वर्तमान में अगर आप देखें प्रेज़ेंट में 6% जो आईफ़ोन है, वो भारत में बन रहे हैं। जितना ग्लोबली आईफ़ोन मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसमें 6% भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल यहाँ पे बात कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे 7% है, 6 टू 7% है। बस ये तो आएगा नहीं ऐसा लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये तो बात हो गई कि हाँ, उसने निवेश करा है और ये बेसिकली अगर आप देखें साउथ इंडिया खास तौर पे कर्नाटका, बैंगलोर के एरियाज़ में यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी यहाँ पर ये चीज़ हमने देखा। अब अगर हम बात करें भारत में और कौन-सी जो स्कीम्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही हैं, उनके बारे में आप देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पीएलआई स्कीम सरकार ने लॉन्च की थी, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका पर्पज़ ये था कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, विनिर्माण क्षेत्र है, उसको बढ़ावा देना। अब इस संबंध में अगर आप देखेंगे बहुत सारे सेक्टर्स को पैसा मिला, खास तौर पे मोबाइल यूनिट्स को भी यहाँ पर मिला। अब इसका परिणाम ये है कि भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया, है ना? विनिर्माता बन गया है, मैन्युफैक्चरर विनिर्माता बन गया है। किसका? मोबाइल का। तो यहाँ पे देखेंगे आप किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात करें 2023 में अगर हम बात करें मोबाइल जो एक्सपोर्ट है वो कितने का रहा? $2 बिलियन का रहा इंडिया का। तो इंडिया ने $2 बिलियन के मोबाइल एक्सपोर्ट किए हैं भारत में, दुनिया में और उनमें एप्पल, सैमसंग जैसी खास तौर पे कंपनियाँ रही हैं।
और ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कहाँ-कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में आप देख सकते हैं, कर्नाटका में आप देख सकते हैं, यूपी में भी आप देख सकते हैं। तो ये जो मोबाइल यूनिट्स हैं, मेनली यहाँ फ़ोकस है। अब इस संबंध में अगर आप देखेंगे एफडीआई निवेश भी बहुत सारा भारत में आया है। एफडीआई आपको पता है कि जब किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसे एफडीआई माना जाता है। अगर 1% 2% या उससे कम इन्वेस्टमेंट है, उसे एफआईआई माना जाता है। जनरली जो एफडीआई होता है, किसी देश के लिए बेहतर निवेश माना जाता है क्योंकि ये लंबे समय तक रहता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, चाहे जीडीपी ग्रोथ हो, उसमें आपकी हेल्प करता है। उसमें आप देखेंगे कि ताइवान की जो फॉक्सकॉन कंपनी है, फिर विस्ट्रॉन कंपनी है। हाँ, तो बहुत सारी कंपनियों ने क्या किया है, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये यहाँ पे हमने बात कर ली इस आर्टिकल के बारे में। पीएलआई स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको कब लॉन्च किया गया, 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है? साथ ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो फार्मा सेक्टर है उसको भी यहाँ पे और बहुत सारे सेक्टर्स को यहाँ पे हेल्प दी गई थी। ये तो बात हो गई। अगर हम बात करें भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक तो है ही, मोबाइल जो मैन्युफैक्चरर है ही। ठीक? आईफ़ोन की अगर आप देखें तो $10 बिलियन तक की अगर आप देखेंगे ग्लोबली जो निर्यात हो, यहाँ पे इस पे आंकड़े दिए गए हैं। अब हम आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल पे। अगले आर्टिकल बात कर रहा है विकसित कृषि संकल्प के बारे में। विकसित कृषि संकल्प। अब क्या हो रहा है कि अभी हाल में शिवराज सिंह चौहान ने, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च आईसीएआर द्वारा पूरे देश में कब से कब तक 29 मई से 12 जून तक के लिए 12 जून तक के लिए क्या लॉन्च किया है? विकसित कृषि संकल्प अभियान उसे बोला जा रहा है। या लैब टू लैंड विजन जो प्रधानमंत्री मोदी का है, उसके अंतर्गत ये यहाँ पे किया जा रहा है। अब इसमें हम अगर देखें बेसिक पर्पज़ यहाँ पे क्या है, इस अभियान के बारे में देखें, तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, कृषि कृषि मंत्रालय, वो आईसीएआर के द्वारा ज्वाइंट रूप से चलाया जाएगा। ठीक है? और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है लैब से लैंड, उसका ये अनुरूप है। क्या है यहाँ पर, इसमें अलग-अलग जो सेक्टर्स हैं वो शामिल, अलग-अलग जो पार्टिसिपेंट्स हैं शामिल है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 113 से ज़्यादा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च के संस्थान शामिल हैं, इंस्टीट्यूट शामिल हैं। फिर आप देखेंगे 731 731 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। फिर राज्य के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे शामिल हैं। एफपीओज़ अगर आप बात करें, एफपीओज़ के बारे में जानते हैं, कृषि किसान उत्पादन संगठन, ये भी शामिल है। और इनका पर्पज़ क्या है? इनका पर्पज़ बेसिकली ये है कि 6 सूत्र यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आर्टिकल पीआईबी में आया हुआ था, इनका पर्पज़ क्या है? 6 सूत्री रणनीति है, 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी अगर बात करें, 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी। अब 6 पॉइंट स्ट्रैटेजी क्या बात करती है कि जो कृषि में लागत है, कॉस्ट है एग्रीकल्चर की, उसको कम किया जाए, है ना? आपको पता है कृषि में लागत बहुत ज़्यादा है अभी, और इससे ल कॉस्ट आउटपुट जो रेशियो है बहुत कम है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। साथ ही अगर आप देखेंगे जो एमएसपी प्रॉपर मिलने लगे, है ना? और नियमित मूल्य हो, एक फिक्स प्राइस हो, ठीक-ठाक प्राइस वहाँ पे मिले। अगर कोई ऐसी क्लाइमेटिक या कोई ऐसी आपदा आती है ना? क्लाइमेटिक या कोई ऐसा ऐसा डिज़ास्टर आता है तो किसानों को भरपाई मिले। हाल ही में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के किसान की जो मूँगफली की फसल थी, आई थिंक, तो वो पानी में बह गई थी। फिर शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कॉल भी किया था और उन्हें बोला भी कि आपकी जो फसल है उसकी भरपाई की जाएगी। ये तो बात हो गई यहाँ पर। अगर हम बात करें, थोड़ा-सा नज़र डालें, तो आप यहाँ पे पाएँगे, इसको मैं यहाँ पे इरेज़ कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, आप नज़र डालें तो आप पाएँगे कि जो कृषि का उत्पादन है ना भारत में, रिकॉर्ड स्तर पर रहा इस बार, प्रोडक्शन अगर हम बात करें। देखिए खरीफ जो चावल है, चावल की बात करें, खरीफ फसल, और उसका जो उत्पादन है कितना रहा? 1206.79, मतलब 120.79 लाख मीट्रिक टन। फिर गेहूँ के बारे में अगर आप देखेंगे, 1154 मिलियन मीट्रिक टन टन रहा। फिर आप मूँगफली के बारे में देखेंगे तो 104 रहा। ठीक है? ये तो बात रही इस साल उत्पादन की, और जो लगातार जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का लगातार भारत में बढ़ रहा है, इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा। अब अगर हम बात करें कि ये तो बात हो गई कि जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें साइंटिफिक इन्वेंशन और सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और कौन-कौन सी सरकार पहल कर रही है? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में आपने सुना होगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह भी अगर आप देखें, कृषि में, एग्रीकल्चर में इनोवेशन लाने के लिए, नवाचार लाने के लिए की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना के बारे में आपने सुना होगा। फिर ऊपर ड्रॉप मोर क्रॉप के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए। फिर आपने एनईजीपी के बारे में सुना होगा, एनईजीपी यानी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में सुना होगा, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में किसानों को मौसम, बीज या कीट नियंत्रण जैसी वैज्ञानिक जानकारियां देने के लिए शुरू की गई है। गिव मी अ सेकंड। अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे पाएंगे, क्या पाएंगे? आगे हम देखते हैं।
और एनईजीपी जैसी सरकार ने पहल शुरू की है, साथ ही फसल बीमा योजना के बारे में आपने सुना हो, किसान ड्रोन योजना, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएँ यहाँ पे भारत सरकार द्वारा संचालित हैं। अब अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, भारत और तुर्की अज़रबैजान के संबंधों की समीक्षा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता है कि भारत ने क्या किया, मिलिट्री स्ट्राइक किए, खास तौर पे टेरर जो एरियाज़ थे, खास तौर पे इस लोकेशन में आप देखेंगे, इस लोकेशन में भारत ने क्या किया, स्ट्राइक किए जहाँ पे मिलिटेंट्स के अड्डे थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान रिटेलिएशन किया, ऑपरेशन सिंदूर उसका नाम दिया गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस दौरान देखा गया कि जो तुर्की है, जिसको तुर्की भी बोला जाता है, वो क्या है, ड्रोन के माध्यम से क्या कर रहा है यहाँ पे, उसने किसकी मदद की, पाकिस्तान की मदद की। अगर इसकी मैप में लोकेशन देखें तो आप, ये यहाँ पे आप मैप है, ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे, ये कहाँ का मैप है अगर आप देखें, ये जो वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पे आप देखेंगे ईरान की लोकेशन है ना, ईरान के बाद इराक की लोकेशन है, फिर यहाँ पे जॉर्जिया की लोकेशन है, जॉर्जिया की लोकेशन है, ठीक है? यहाँ पे ये यूरोप से बेसिकली यहाँ से जुड़ा हुआ है, यूरोप से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये तुर्की है। इसने क्या किया, बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पाकिस्तान को सप्लाई किए, तो यहाँ पे बात मुद्दा ये उठने लगा कि भारत को क्या करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए तुर्की के खिलाफ और अजरबैजान के खिलाफ भी। अजरबैजान के खिलाफ भी, क्योंकि अजरबैजान और अर्मेनिया 2 कंट्रीज़ हैं, जो दोनों यूएसएसआर से अलग होके बने हैं, लेकिन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो भारत अर्मेनिया को सपोर्ट करता है और जो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जो अजरबैजान है, इसके बेसिकली आप देख रिएक्शन देख सकते हैं, तो अजरबैजान का दिखाई देता है। उसने क्या किया, यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे दोनों के संबंधों की समीक्षा की बात को, रिव्यू की बात की जा रही है। अब अगर हम बात करें, थोड़ा-सा नज़र डालें, तो आप पाएँगे जो भारत प पाकिस्तान और रसिया टर्की का जो ट्रेड है भारत से ज़्यादा है, बेसिकली उनके बीच जो ट्रेड है। लेकिन अगर भारत और तुर्की के बीच जो ट्रेड है यहाँ पे देखें, तो भारत के फ़ेवर में है, इंडिया के फ़ेवर में है, इंडिया सरप्लस में है। इंडिया यहाँ पे डेफ़िसिट में नहीं है, ट्रेड सरप्लस में है यहाँ पर, ठीक है? भले ही यहाँ पर हमारा जो व्यापार है $6 बिलियन का है, लड़की के साथ यहाँ पे, लेकिन इसमें भी भारत सरप्लस में है। इसके अतिरिक्त भारत के जो टूरिस्ट हैं, लगभग 2.7 लाख जो टूरिस्ट है, 2.7 लाख हर साल तुर्की जाते हैं। बहुत सारी शादी वहाँ भी होती हैं तुर्की में। वहीं पाकिस्तान की तुलना करें तो लगभग 20 से 30 हज़ार लोग ही तुर्की जाते हैं वहाँ पे हर साल। भारत से टूरिज़्म तुर्की को ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि थोड़ा-सा हमें एक्शन लेना चाहिए, कदम उठाने चाहिए इस बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे तुर्की की कैपिटल आपको पता होना चाहिए, अंकारा है ना? अज़रबैजान की बाकू। और बाकू में क्या हुआ था अभी? बाकू में भी सीओपी की जो समिट हुई थी, किसकी हुई थी? सीओपी की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, क्लाइमेट चेंज की। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस साल आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। अगला आर्टिकल बात करेंगे नवाचार के भंडारण के बारे में। अभी क्या हुआ है, बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा आर्टिकल नहीं, आपको बस इतना देखना है कि ये जो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एनरोलमेंट्स होती थी, खास तौर पे इंजीनियरिंग सेक्टर में, है ना? खास तौर पे जैसे एमटेक, बीटेक में। तो यहाँ पे एनरोलमेंट बहुत कम हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 4 लाख के आसपास सीट अवेलेबल है और केवल 30 टू 40,000 ही यहाँ पर एनरोलमेंट से रिलेटेड आगे, तो बहुत सारे आंकड़ा यहाँ पे कम हो गए। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि गेट में चाहे आप देखें, जो एमटेक में एडमिशन लेने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे कम हो रही है। अब इसमें ऐसा माना जा रहा है कि कम वजीफा मिल रहा है, मतलब स्कॉलरशिप कम मिल रही है, उद्योगों से जुड़ाव नहीं है ज़्यादा, एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका, करिकुलम का, तो लोग यहाँ पे कम प्रेफर कर रहे हैं। ये बेसिकली बात कर रहा है, लेकिन ठीक है, अगले हम देखिए अगले आर्टिकल तरफ बढ़ेगी, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब अगले आर्टिकल में बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? मूल महँगाई या इन्फ्लेशन के बारे में, आरबीआई की दर में कटौती के संबंध में हम देखेंगे। हाँ, अभी क्या हुआ है कि आरबीआई ट्रेडिशनली या परंपरागत रूप से जो अपनी इंटरेस्ट रेट है उसको तय करने के लिए कोर इन्फ्लेशन को यहाँ पे, कोर इन्फ्लेशन पर डिपेंड, देखिए कोर इन्फ्लेशन थोड़ा-सा आप देखिए, इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन क्या, जनरल प्राइस राइज़ है। मतलब सामान्य तौर पर वस्तुओं की और सेवाओं की कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे इन्फ्लेशन बोला जाता है। अब इन्फ्लेशन को मेज़र किया जाता है किसके द्वारा? डब्ल्यूपीआई द्वारा और सीपीआई द्वारा। सीपीआई बेसिकली 2 मेथड हैं। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पर गुड्स भी होता है और सर्विसेज़ की बास्केट होती है। जो कंज्यूमर आम आदमी यूज़ करता है, और 2012 इसका बेस ईयर होता है, इसके आधार पर क्या किया, सीपीआई को मेज़र किया जाता है। वहीं डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स को आप देखेंगे, यहाँ पर केवल गुड्स को मेज़र किया जाता है, सर्विसेज़ यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती, और इसका 2011-12 यहाँ पे बेस ईयर है। साथ ही अगर आप देखेंगे, इसको वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, है ना? कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पे वो किया जाता है, ठीक है? अब हम बात करिए, तो हो गया डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। अगर हम बात करें यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन के बारे में देखें और कोर इन्फ्लेशन। अगर इन दोनों पे नज़र डालें तो आप यहाँ पे पाएँगे, क्या पाएँगे? आप यहाँ पे पाएँगे कि जो इसमें क्या होता है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी गुड्स, ऑल गुड्स को सम्मिलित किया जाता है, सभी गुड्स को यहाँ पे सम्मिलित किया जाता है, चाहे खाद्य हो, है ना? मतलब कि जो हम खाते हैं वो, चाहे फ्यूल हो, ईंधन हो, सभी को सम्मिलित किया। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ़ गुड्स को सम्मिलित किया जाता है, अगर आप देखेंगे, खाद्य को छोड़कर। खाद्य और जो तेल है, मतलब कि जो फूड है, और जो फ्यूल है, इसको यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। फ्यूल को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों?
क्योंकि इनका जो प्राइस होता है ना बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, अस्थिर होता है। अस्थिरता की वजह से क्या होता है यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा सर्कुले ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन काउंट करते टाइम इनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें जो कोर इन्फ्लेशन होती है, ये क्या करती है इन्फ्ले जो हम देखें मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसको उसमें डिसीजन लेने में क्या करती है हेल्प करती है। ठीक है, कितना है मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन में क्या होता है कि बेसिकली रेपो रेट कितनी होनी चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितनी होनी चाहिए, इस समय क्या करती है, हेल्प करती है, यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अभी क्या हुआ है, अभी आप आंकड़ों पर नज़र डालें ना, तो आप ये पाएँगे कि जो सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन है या मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पर हेडलाइन इन्फ्लेशन इस बार कितनी रही है? 5.9% के आस-पास रही है। लेकिन जो अगर आप देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन है, वो लगभग 4% के आस-पास यहाँ पे रही है ना? तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली बार ऐसा हो रहा है यहाँ पर कि जो सॉरी जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है 5% रही है, कोर इन्फ्लेशन अगर आप देखें ये बेसिकली खाद्य इन्फ्लेशन देखें तो 8.66 रही है। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अभी क्या हुआ है भारतीय रिज़र्व बैंक ने ट्रेडिशनली अगर आप देखें ब्याज दर का निर्धारण करने के लिए कोर इन्फ्लेशन को देखती है, जिसमें फूड और फ्यूल शामिल नहीं होते। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी जो मूल महँगाई है, कोर इन्फ्लेशन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन से भी नीचे आ गई है। मतलब अभी जो ये है, ये इससे नीचे आ गई है। ठीक है? अब यहाँ पे बात हो रही है कि इसको यहाँ पे ध्यान में रखा के मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाए, इसको बनाई जाए, ये थोड़ा-सा यहाँ पे मुद्दा हो रहा है। इस वजह से बेसिकली आर्टिकल यहाँ पे था। अब अगर हम बात करें जो खाद्य मुद्रास्फीति है, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या समस्या होती है, जो खाद्य महँगाई बढ़ती है, उसमें आप देखेंगे कि इरेगुलेटेड जो रेन है, अनियमित वर्षा है, फसल क्षति, ये सारी समस्या होती है। इस वजह से अगर आप देखेंगे कि समस्या देखने को मिलती है। अगला आर्टिकल में हम बात करेंगे किसके बारे में, कि संकट की घड़ी में द्विदलीय सहयोग की आवश्यकता। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इस संबंध में है कि भारत ने जो आतंकीवादियों के खिलाफ या आतंकी कैंप्स के खिलाफ जो कार्रवाई की है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसमें भारत की सभी पार्टी ने समर्थन दिया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो। हर एक पार्टी ने समर्थन दिया, हर एक पार्टी ने भारत को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे वही आर्टिकल बात कर रहे हैं कि जब आवश्यकता पड़ी है, तो सभी पार्टी साथ में मिलके सामने आई हैं। और ये पूरी जो ग्लोबली अगर आप देखें, जैसे अमेरिका में जब टेरर अटैक हुए थे, न्यूज़ीलैंड में अगर आप देखेंगे वो अटैक हुए थे, तो जो जो वहाँ की जेसिंडा आर्डर्न है, वहाँ पे जो क्राइस्ट चर्च में हमला हुआ था, तो सभी दलों ने वहाँ पे सपोर्ट किया था। फिर इज़राइल, रूस जैसे देशों में भी अगर आप देखेंगे जब ऐसी समस्या आती है, तो पार्टी में आपस में समन्वय देखने को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि इस आधार पर राजनीति की शुरुआत कर दी जाए। तो यहाँ पर इस बारे में आर्टिकल था, कुछ खास यहाँ पे नहीं था। अगला आर्टिकल हम बात करेंगे पाकिस्तान ने परमाणु संकेत नहीं दी, ये भी बहुत छोटा-सा आर्टिकल है, इसके बारे में देखेंगे। बेसिकली क्या हो रहा है कि ऐसा बहुत सारे न्यूज़ चैनल अफ़वाह फैलाई कि पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दी भारत को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी नहीं दी है। ऐसा फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने यहाँ पर क्लियर किया है भारत में, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है। लेकिन हम अब बात कर लें, अब यहाँ पे हमने मुद्दा खोला ही है तो थोड़ा-सा जान लें कि परमाणु संधि के बारे में थोड़ा-सा नज़र डालें। तो आप पाएँगे अगर आप पाएँगे कि वर्तमान में अगर नज़र डालेंगे तो आप पीडीएफ में पाएँगे सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रसिया के पास है, रूस के पास है। लगभग 5580 न्यूक्लियर वेपन। फिर उसके बाद किसके पास है? यूएस के पास है। यूएस के पास अगर आप देखेंगे 5040 के आसपास। फिर उसके बाद अगर आप देखें फ्रांस के पास 290 न्यूक्लियर वेपन है। फिर ब्रिटेन, फिर भारत आता है। तो भारत छठे स्थान, भारत के पास 172 172 क्या है? न्यूक्लियर वेपन्स है। और वहीं पाकिस्तान के पास अगर आप देखेंगे ताज्जुब की बात है 170 न्यूक्लियर वेपन है। थोड़ा 2 का ही फ़र्क है यहाँ पे। तो ऐसा बहुत सारे न्यूज़ चैनल का मानना है भारत को धमकी दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारत को कोई धमकी नहीं मिली। ऐसा फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन जी ने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था। अब थोड़ा-सा हम बात करें कि न्यूक्लियर बम है, इस संबंध में वैश्विक पहल के बारे में थोड़ा-सा देखिए, कभी-कभी आर्टिकल आता है। तो आप देखेंगे कुछ ट्रीटीज़ हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पहली ट्रीटी एनपीटी। एनपीटी एनपीटी क्या है? एनपीटी बेसिकली परमाणु हथियारों के प्रसार को रोक लगाने के लिए बनाई गई थी। कब? 1968 में बनाई गई थी और बाद में 1970 में लागू हुई। भारत ने इसमें साइन नहीं किया है, ठीक है? भारत ने इसमें साइन नहीं किया है। फिर दूसरी ट्रीटी के बारे में हम बात करेंगे, वो कौन-सी? सीटीबीटी। ये भी अगर हम बात करेंगे तो 1996 के आसपास यूएन में पेश किया गया, लेकिन भारत ने इस पे साइन नहीं किया है। हमने इस पे साइन नहीं किया है। फिर अगली ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, स्टार्ट 1 स्टार्ट 2 ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा। ये किसके बीच है? ये बेसिकली यूएस और यूएसएसआर के बीच में है। यूएस यूएसएसआर के बीच में है कि दोनों परमाणु संबंधी जो आंकड़े हैं, उसके संबंध में डाटा शेयर करेंगे। तो ये दोनों के बीच है, ठीक है? अगर हम बात करेंगे किसके बारे में? कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रीटी एनएसजी के बारे में आप थोड़ा-सा देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर भारत है। एनएसजी के बारे में देखें तो एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। ये इसका भी भारत मेंबर नहीं है। अब भारत को 2008 में यहाँ पे छूट मिली थी।
हुँ, कि मतलब भारत एकमात्र ऐसा देश है एनएसजी का मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी उसे परमाणु जो ऊर्जा है उसको उस संबंध में परमाणु जो चीज़ें हैं उसको इम्पोर्ट यानी एक्सपोर्ट करने की पावर है, ये यहाँ पे बेसिकली बात कर रहा है। अगले आर्टिकल पर हम बात करेंगे जो मेन संबंधी है हम देखेंगे यहाँ पे किशोरों में मोटापे की समस्या के संबंध में आर्टिकल है। बेसिकली अगर यहाँ पे आंकड़ा ये कह रहा है कि 5 से 11 साल के बच्चे ओवरवेट हो गए हैं और किशोरों में वही समस्या देखने को मिली है, रिसर्च में सामने आया है। अगर हम बात करें अब देखिए एक पहल है जिसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा लेट्स फिक्स आवर फूड ये एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव बेसिकली अगर आप देखें एक संगठन है जो आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, एनआईएन, यूनिसेफ इत्यादि के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है और इन्होंने बेसिकली एक आंकड़ा जारी किया जो बेसिकली बात कर रहा है कि भारत में मोटापे की समस्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ये सारी समस्या देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि एनएफएचएस जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, एनएफएचएस के बारे में देखिए जो 2005 में एनएफएचएस की जो 5 रिपोर्ट है 2019-20 की 19-21 की, वो कहती है कि 15 से 19 वर्ष के जो भारत में लोग हैं, 15 से 19 वर्ष के जो भारत में लोग हैं, उनमें 3.4% किशोरियों में और लगभग 3% के आसपास लड़कों में यहाँ पे मोटापे की समस्या यहाँ पे देखी जा रही है। फिर हम अगर आप देखें कि अब ये जो थोड़ा-सा एनएनएमबी के बारे में राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो है जो बात करता है कि भारत में किस तरह का फूड है, किस तरह की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब इससे अगर आप देखेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कार्डियो रिलेटेड डिसीज़ है, इसके बढ़ने का यहाँ पे खतरा हो रहा है। इस संबंध में बेसिकली आर्टिकल आता है। लेकिन हम इसको थोड़ा-सा कॉम्प्रिहेंसिव देखेंगे और बात करेंगे कि जो मोटापे की समस्या है, तो सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन में अगर आता है, प्रश्न आता है तो हम कैसे टैकल करें? तो आप बताएँगे मोटापे के बारे में, साथ ही आप बताएँगे बॉडी मास इंडेक्स के आधार पे इसमें मेजर किया जाता है। 30 से ज़्यादा होने पर माना जाता है कि क्या है मोटापा है। मोटापे की समस्या यहाँ पर देखिए ऐसा हो जाएगा, ये रोग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये तो बात हुई किसके बारे में कि जो मोटापा है उसके बारे में। लेकिन हम कुछ फैक्ट्स भी देंगे जहाँ पे फैक्ट्स भी दे सकते हैं जो एनएफएस का डाटा है वो क्या कहता है। यहाँ बात कर रहे हैं कि भारत में पुरुषों में 22.9% के आस-पास मोटापे की समस्या है भारत में, है ना? वहीं अगर आप देखें महिलाओं में 24% के मोटापे की समस्या इंट्रोडक्शन में दिखाई दी। तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना में ये बात बतानी है। फिर आप चैलेंजें बताएँगे यहाँ पे कि इससे चुनौतियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं। चुनौतियाँ में आप बता सकते हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे इससे मधुमेह संबंधी समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है? हृदय रोग संबंधी समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है? हार्ट रिलेटेड डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आप देख सकते हैं, कैंसर संबंधी खतरे, तो बहुत सारे खतरे देख सकते हैं। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण पर आप देखें हेल्थ केयर इस सब में खर्चा बढ़ सकता है। फिर फैक्ट्स आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दें कि जो लांसेट की रिपोर्ट है, लांसेट की रिपोर्ट के बारे में आपने सुना होगा 2020 वो कहती है कि मोटापा भारत में स्वास्थ्य प्रणाली में $10 बिलियन अतिरिक्त बोझ डालता है भारत में, तो ये तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इसका सुझाव आप देखिए, सुझाव इसका कई स्तरों पर यहाँ पर दिया जा सकता है। पहला अगर सुझाव दें आप व्यक्तिगत स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर बेसिकली क्या-क्या संतुलित आहार अपनाने चाहिए, पारंपरिक भोजन, मिलेट्स, रागी, बाजरा इन सब का मोटे अनाजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मोबाइल, टीवी स्क्रीन में समय कम देना चाहिए। योग और ध्यान पर फ़ोकस करना चाहिए। फिर हम बात करें सामुदायिक स्तर पर हम बात करें सामुदायिक स्तर पर क्या किए प्रयास किए जाने चाहिए। सामुदायिक स्तर पर विद्यालय में पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल, शारीरिक शिक्षा इस सब में यहाँ पे ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। तो भारत में सरकारी प्रयास कौन-सी दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में अगर आप देखें, सरकारी प्रयास आपको दिखाएँगे पोषण अभियान के बारे में आपने सुना होगा कि बेहतर खाना मिले। ऐसा नहीं कि खाना कम खाना है, लेकिन बेहतर खाना खाना है। फिर साथ ही ईट राइट कैंपेन के बारे में आपने सुना होगा, ईट राइट कैंपेन स्वास्थ्यवर्धक जो भारत है, उसको यहाँ पे बढ़ाने के लिए की गई। साथ ही फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, 2019 में शुरू की गई। तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ये अगर देखिए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर जो बोला जाता है, वो यहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करें अगला आर्टिकल जो बात करेगा खाड़ी क्षेत्रों में 2 यात्राओं की कहानी के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है कि जो पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति देखिए मेन से इम्पोर्टेंट भारत के लिए क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मामला है लेकिन उसी पे न्यूज़ है कि यहाँ पे खाड़ी देशों से संबंध बेहतर करने की दिशा में यहाँ पे अमेरिका आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि अमेरिका क्या करता था कि अमेरिका का जो ईरान के खिलाफ जो उसने ईरान के साथ जो परमाणु डील थी उसने वहाँ पे कैंसिल किया था। फिर उसे सुधार करने का प्रयास किया। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी इराक के साथ सीरिया के साथ उसकी बैठक हुई जिसमें वो क्या संबंधों को सुधार करने की यहाँ पे बात कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैप में प्रीलिम्स संबंधी हालांकि ये आर्टिकल था मैप पे आपको लोकेशन यहाँ पता होनी चाहिए, वो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ। ये आपको मिडल ईस्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना? और यहाँ पे लाल सागर है, आपको पता होना चाहिए, लाल सागर। और यहाँ पे है फारस की खाड़ी। अब यहाँ पे कौन-सा देश है? यहाँ पे ओमान देश है, ओमान है। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया। यहाँ पे कौन-सा देश है? यमन है। यमन जहाँ पे हाउथी रिबल्स का कल हमने आर्टिकल देखा था। फिर ये वाला जो पार्ट है, चोक पार्ट है, जो यूएई कहलाता है, ठीक है? इस इधर वाले पार्ट को इराक बोला जाता है ना? और यहाँ पे बहरीन व कुवैत, कतर है, तो बेसिकली थोड़ा-सा लोकेशन इसकी इम्पोर्टेंट बस आप यहाँ पे ये याद रखना है। यहाँ पे ट्रम्प की अगर देखो 2017 में आते हुए 2024 में क्या करें कूटनीतिक बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
अब इसलिए भारत के लिए अच्छा इसलिए है कि भारत का जो आपने देखा होगा कि आईएमएसी है, आईएमएसी इंडिया भारत का जो आईएमएसी है यहाँ पे भारत को फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है जो भारत को रूस को बेसिकली अगर आप देखें यूरोप को कनेक्टिविटी करने की जो भारत की इस पहल है उसको यहाँ पे लाभ मिल सकता है। अगला आर्टिकल बात करेगा पंचायत स्तर पर सूक्ष्म जानकारी संबंधी कि हाल साक्ष्य आधारित नीति निर्माण सुशासन का अभिन्न अंग है परंतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय डेटा की उपलब्धता अभी भी सीमित है। तो इस जो डाटा का जो अंतर उसको पाटने के लिए पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स और पंचायत जो उन्नयन पोर्टल की शुरुआत यहाँ पे की जाए उस बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि जो पंचायत अगर हम देखें अपग्रेडेड पोर्टल है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पे बात कर रही है कि दो इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों को डाटा शामिल है, 49 से ज़्यादा बेसिकली ये जो सारी समस्याएँ थी डाटा संबंधी पंचायत में, उस संबंधी आर्टिकल था कि पीडीए, पीएआई पहले यहाँ पे शुरुआत की जा रही है। अब अगर हम बात करें कि इससे क्या होगा पेयजल की उपलब्धता हो, चाहे सरकारी स्कीम्स हो, चाहे राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा जो वित्त का आवंटन पंचायतों के लिए, उनको बेहतर यहाँ पे बँटवारे किए जा सके, उस संबंध में बेसिकली आर्टिकल है। अब हम नज़र डालते हैं पंचायती राज के संबंध में तो आपको पता है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिखाई देती है। साथ ही अगर आप देखें कि बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में आपने सुना होगा 1969 में उसके बाद पंचायती राज की यहाँ पे शुरुआत होती है और राजस्थान के नागौर जिले में पहला बेसिकली पंचायत माना जाता है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनाई जाती है अशोक मेहता कमेटी बनाई जाती है जिसने दो स्तरीय पंचायती राज की बात की फिर एल एम सिंघवी कमेटी ने बात की कि जो पंचायतें हैं उनको संविधानिक दर्जा यहाँ पे दिया जाना चाहिए संवैधानिक दर्जा दिया हालांकि बहुत सारी कमेटी ने बोला था लेकिन 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से क्या किया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है और भारत जो संविधान उसमें नौवीं अनुसूची शामिल की जाती है और 11वीं अनुसूची जिसमें अगर आप देखेंगे पंचायत संबंधी विषय को शामिल किया जाता है साथ ही अगर आप देखेंगे इसमें आरक्षण की व्यवस्था की जाती है 33% महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज वर्तमान में दिखाई देती है राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है राज्य चुनाव आयोग कि जो राज्य स्तर पर जो पंचायतों का चुनाव उसको यहाँ पे कंडक्ट करवाया तो इससे मैंने बेसिकली और समस्या भी देखने को मिलती है जो पंचायतों में चाहे वित्तीय तंत्र की समस्या देखे तकनीकी प्रशासनिक दक्षता की समस्या देखे तक भ्रष्टाचार की समस्या देखे लेकिन अगर आप देखें वित्तीय विकेंद्रीकरण को मजबूत कर पंचायती प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण व्यवस्था कर ग्राम सभा को एक्टिव कर यहाँ पे इन सारी समस्याओं को निजात पाया जा सकता है तो आज के आर्टिकल फिलहाल इतना ही तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो